उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। क्लास 10th वालों के लिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर, जिनका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, इस चैप्टर से लगातार आप सभी के एग्जाम्स में भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर्स में जब क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस ईयर्स का, तो वहाँ पर आप लोग को इस चैप्टर से काफ़ी सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, सभी तरह के प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। ये चैप्टर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे। आप देख रहे हैं स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 10th का सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो आप सभी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर आधारित है। जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के द्वारा जारी न्यू पैटर्न पर आधारित होगा। ये सारे प्रश्न आप सभी के मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर आप सेंटअप एग्जाम मतलब 10th के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उन सभी के लिए ये वीडियोज आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे जैसे हम लोग अपलोड करेंगे। तो और ये ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudy.com। गूगल पे लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो starkstudy.com। ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हमारे पास पहला प्रश्न है आज के इस चैप्टर नंबर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, फिजिक्स का है, क्लास 10 साइंस का, फिजिक्स भौतिकी का। पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व क्या होता है। देखिए, मानव नेत्र के लिए, और ये 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, और बहुत सारे छात्रों को ये कन्फ्यूजन रहता है। मैं आपको ये दूर कर दूँ कि सोचते हैं कि ये प्रश्न पूछा जा चुका है तो क्या अगली बार पूछेगा। ठीक है, ये मेंटेलिटी हो जाती है लोगों को। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि जितने भी आप सभी के ऑब्जेक्टिव होते हैं ना बोर्ड परीक्षा में, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के ही होते हैं। इसलिए ये दिमाग में से भ्रम हटा दो कि ये पूछा हुआ प्रश्न पूछेगा या फिर नहीं पूछेगा। तो 110% पूछेगा, आप सभी के एग्जाम से पूछा हुआ प्रश्न ही पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व करना। पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो स्थायित्व होता है बच्चे, ये होता है आपका 1/16 सेकेंड। क्या होता है यहाँ पे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक क्या बी, यहाँ पे 1/16 सेकेंड। ये स्थायित्व क्या होता है मैं आपको ये थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ। जब भी आप कोई प्रकाश की किरण आपके आँखों में पड़ती है, और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको बता दूं कि दृष्टि का जो स्थायित्व होता है ना, वो 1/16 सेकेंड तक मनुष्य के, मानव के नेत्र पे वो रहता ही है। ठीक है, जैसे आप कोई वस्तु को देखते हो ना, तो देखते हो जैसे आंख बंद करते हो या फिर कोई भी वस्तु गायब होती है आंखों के सामने से, तो 1/16 सेकेंड तक मानव नेत्र के प्रतिबिंब जहाँ पे बनता है रेटिना पे, वो रहता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे एक का बी हो जाएगी, 1/16 सेकेंड तक। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर हमारे पास प्रश्न बच्चे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वह क्या कहलाता है। देखिए, ये प्रीवियस ईयर्स में कितना बार पूछा जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँखों में रेटिना पर बनता है, और इसी का दूसरा नाम है दृष्टिपटल। क्या नाम है? दृष्टिपटल का भी आप लोग को दे दिया जाएगा। तो ये रेटिना सही उत्तर हो जाएगा, 2 का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग थर्ड प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है। थर्ड प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, देख सकते हो, और 2018-2019 लगातार 2 बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो होता है ना, ये याद रखना है कि कॉर्निया होती है मानव नेत्र में, उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। किस कहाँ पर होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होती है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन। ठीक है ना, वो कहाँ पे होती है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो 3 का सही उत्तर आपको सी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्थ नंबर। कहा गया है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। देखिए, पुतली के साइज जो होता है ना, उसको कौन नियंत्रित करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला जो चीज़ है, पक्षमाभी पेशियाँ, परितारिका, रेटिना या फिर नेत्र लेंस। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगी परितारिका। क्या बोलते हैं हम लोग? परितारिका। ठीक है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका। और इसी का जब इंग्लिश नाम पूछा जाएगा ना, तो बहुत सारे छात्र इसको परितारिका नहीं जानते होंगे, तो कभी कभी आप लोग को यहाँ पे दे दिया जाएगा इंग्लिश नाम। ठीक है ना, तो ये याद रखना, आइरिस। क्या होता है ये? आइरिस। ठीक है ना, आइरिस होती है, इसको भी याद रखना, आइरिस। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला कि मानव आँख का व्यवहार होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आँख का जो व्यवहार होता है ना वो लेंस की तरह होता है। और कौन सा लेंस? अभी जस्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया था मॉडल सेट के प्रश्नों में कि उत्तल लेंस की तरह होती है। जैसे मानव नेत्र का जो आकार होता है वो कैसा होता है? ऐसा ही होता है ना। आप अपने खुद देखो आँख में, मिरर के सामने में आप लोगों का आँख इसी तरीके दिखाई देगा, इसी तरीके से दिखाई देती है। तो ये किसका साइन है? तो ये आपका उत्तल लेंस का साइन है। क्या है? उत्तल लेंस, ठीक है ना। तो इसलिए उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है आँख, मानव नेत्र। तो 5 का सही उत्तर आपको बी के साथ चलेंगे। 6 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। देखिए मानव नेत्र में लेंस पाया जाता है, जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि उत्तल लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। तो 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगी? ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। 7 नंबर, एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु क्या होती है? देखिए एक होता है अल्पतम बिंदु, ठीक है ना, अल्पतम दूरी, और एक होता है दूर दूरी। जब दूर दूरी पूछा जाएगा, देखो 7 और 8 दोनों मैं आपको बता दूं एक ही बार कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी। देखिए जब अल्पतम दूरी पूछा जाएगा ना तो आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 25 सेंटीमीटर। 8 का सी। जब आपको दूर बिंदु की दूरी पूछा जाएगी, अधिकतम दूरी पूछा जाएगा, एक स्वस्थ आँख की जो दूरी होती है उसको याद रखना हमेशा अनंत होती है। अब अनंत क्यों होती है मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं बच्चे कि आप बोलोगे कि सर एक स्वस्थ आँख की जो दूर बिंदु जो होती है वो अनंत क्यों होती है? जब आप ऊपर की ओर देखोगे या फिर कहीं भी आप देखोगे सामने की ओर तो आपको क्या दिखाई देता है? अनंत दूरी तक दिखाई देता है, ठीक है ना। अब अनंत दूरी, जैसे सूर्य को देखते हो तो सूर्य यहाँ से कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो अनंत दूरी माना जाता है इसको। इसलिए एक स्वस्थ आँख की जो दूर बिंदु होती है वो अनंत होती है और अल्पतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर रखा गया है। तो यहाँ पे 8 का सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 9 नंबर है। 7 और 8 दोनों आपको यहाँ पे याद रखना है। 7 का डी हो जाएगी, 8 का सी हो जाएगी। जब अल्पतम दूरी पूछा जाएगा, अल्पतम का मतलब यहाँ पे न्यूनतम भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु के जगह पर अधिकतम दूरी भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। अगला है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए लेंस की बात हो गई कि कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होती है। उत्तल लेंस का साइन ये होता है आपका, ठीक है। अब ये पता करनी है कि उत्तल लेंस में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए यहाँ पे नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में जो बनेगा वही चीज़ क्या बनेगा? नेत्र में भी बनेगा। तो उत्तल लेंस में बनता है, आपको याद रखना है, वास्तविक बनता है, वस्तु से उल्टा बनता है, और वस्तु से क्या होता है? छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा, छोटा। ये ऑप्शन नंबर आपको डी है, यही करेक्ट है। क्या है? डी ऑप्शन राइट है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। चलिए 10 नंबर हमारे पास प्रश्न बचे कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और दीर्घ दृष्टि दोष, ये 10 और 11 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, पूछा ही जाएगा आप लोगों के एग्जाम्स में। जब निकट दृष्टि दोष पूछा जाएगा ना, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है, ठीक है ना। और दीर्घ दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। उल्टा होता है, ठीक है ना। तो याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष जब दूर किया जाएगा ना, तो उस चश्मे में निकट में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। क्या होता है? अवतल लेंस का। 10 का बी। मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा इसको याद करने के लिए, ताकि आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना। अब अगला देखो, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित मतलब दूर किया जाता है या फिर व्यवहार में लाया जाता है। तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस। 11 का बी। अब मैं आपको एक ट्रिक बता दूं ताकि आप भूलोगे नहीं कभी। देखिए निकट, क्या है बच्चे? यहाँ पे निकट है, इसको ध्यान से देखना। निकट, और ये आपका दूर है, ठीक है। निकट बोलो तो एक बार अपने मन में या फिर जोर से कि निकट। क्या बोल रहा है यहाँ पे? निकट में क्या आ रहा है?
निकट अ आ रहा है ना, तो इसलिए याद रखना अवतल लेंस। भूलोगे नहीं, एक छोटा सा ट्रिक है, आप जब भी इस तरह के प्रश्न सोल्व करोगे या फिर आएगा आपके सामने में तो आप आसानी से बना दोगे। मैंने भी इसी तरीके से याद किया हूँ, निकट में अवतल लेंस, ठीक है ना, निकट में अवतल। अब देखो दूर को कैसे याद करोगे, दूर में क्या रहा है, देखो दूर को एक गौर से पढ़ो तो या फिर बोलो तो, दूर क्या आ रहा है, दूर, ठीक है ना, ऊ आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, ऊ, तो इसलिए यहाँ से उत्तल लेंस। तो ये कन्फ्यूजन आप लोगों को यहाँ से दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये दूर में आपको क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, और निकट में आपका अवतल लेंस। एक दो बार जब बोलोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा आप लोग को अटपटा लग रहा होगा कि क्या अब निकट दूर बता रहा है। तो यहाँ पे निकट में अवतल, दूर में उत्तल, ये आपको याद हो जानी चाहिए, पूछा जाता रहा है, ठीक है प्रश्न, या फिर आप जैसे जानते हो उस तरीके से याद कर सकते हो। मैंने जो जानकारी था मुझे, मैं आपको बता दिया। अगला है कि किस दृष्टिदोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब ऐसा दृष्टिदोष को बताना है जहाँ पे उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का चश्मा उपयोग में आता है, जिसको हम लोग द्विफोकस लेंस बोलते हैं, डाई फोकल लेंथ, ठीक है ना, द्विफोक्सी लेंस इसको बोला जाता है। उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम है, आप लोगों को याद रखना है, जरा दृष्टिदोष। क्या नाम है, जरा दृष्टिदोष। 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। जरा दृष्टिदोष में दोनों लेंसों का चश्मा उपयोग होता है, अवतल और उत्तल दोनों का, ठीक है। एक बार फिर से बता दो, ये इंपॉर्टेंट था ये 3 प्रश्न, कि निकट में अवतल, दूर में उत्तल, ठीक है। निकट में अ आ रहा है तो इसलिए अवतल, दूर में ऊ आ रहा है तो उत्तल, ठीक है। और अवतल और तथा उत्तल दोनों के लिए जरा दृष्टिदोष याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 13 नंबर। कहा गया है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है उसको हम लोग दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। लेकिन आप जब पढ़ोगे ना तो लगेगा कि निकट दृष्टि दोष, जब जो इसके बारे में नहीं पता होगा और फर्स्ट बार ये क्वेश्चन बना रहा होगा तो ये समझ में आएगा इसको कि दृष्टि दोष, दोष का मतलब क्या होता है, हानि, या फिर दोष का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम, समस्या। तो निकट की वस्तु अगर साफ साफ नहीं दिख पाती है तो निकट दृष्टि दोष होना चाहिए, लेकिन होता है क्या, इसका उल्टा, ठीक है, हिंदी में उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगी। लेकिन निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, निकट वाला साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है, साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन इसमें क्या होगा, दूर वाला साफ साफ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। 13 का सही उत्तर ए। 14 नंबर है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस रंग का विचलन कोण या फिर विचलन न्यूनतम होता है, सबसे न्यूनतम और अधिकतम के बारे में पूछा जाता है। तो आप लोग दोनों याद रखना कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होती है, उसका नाम है लाल, ठीक है, लाल। और सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो बैंगनी का, सबसे ज़्यादा और सबसे कम, मतलब न्यूनतम, न्यूनतम और अधिकतम। अधिकतम पूछा जाएगा तो आपको बैंगनी लगाना है, न्यूनतम पूछा जाएगा तो आपको लाल लगाना है। तो 14 का भी ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। देखिए श्वेत प्रकाश जो होता है ना, श्वेत प्रकाश आपको 7 रंगों से बना होता है। जैसे प्रिज्म में बताया गया है कि कोई प्रिज्म होती है और इसमें अगर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है ना, श्वेत प्रकाश अगर गुजरता है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, तो 7 रंगों में, ठीक है। सबसे नीचे होता है बैंगनी और सबसे ऊपर होता है आपका लाल, होता है ना। तो यहाँ पे 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 15 का डी, बैजानी पीनाला आप लोग याद रखे होंगे, या फिर विबज्योर आपको पढ़ाया गया होगा जहाँ भी पढ़े होंगे आप लोग। चलिए 16 नंबर देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब यहाँ पे हुआ बच्चे कि श्वेत प्रकाश, ठीक है ना। श्वेत प्रकाश को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो हम लोग करते हैं प्रिज्म का, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम प्रिज्म का ही उपयोग के लिए यहाँ पे उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का। तो 16 का ऑप्शन नंबर आपको डी याद रखनी है। अगला देखते हैं, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा ना कि सबसे ज़्यादा झुकाव जो होता है वो बैंगनी का होता है और सबसे कम जो होता है वो आपको लाल का होता है। अभी जस्ट देखो ना,
ये सबसे नीचे झुका है, सबसे नीचे कौन झुका है, बैंगनी, और सबसे कम कौन सा झुका है, लाल। इसीलिए सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे बैंगनी होती है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होती है, तो ये बैंगनी का हो जाएगा, सबसे अधिक होती है। तो 17 का ऑप्शन नंबर आपको डी के साथ याद रखनी है, और सबसे कम लाल का होता है। अगला है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, रंग। वर्ण के जगह पे कभी कभी आप लोग को रंग भी दे दिया जाएगा। तो प्रकाश का प्राथमिक रंग जो होता है ना, वो RBG होता है। क्या होता है, RBG। ये होता है प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक याद रखना है। और द्वितीयक भी मैं बताता हूँ, प्राथमिक। तो नीला, आर से मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रेड। देखो आर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रेड। बी का मतलब क्या हुआ, ब्लू। और जी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ग्रीन, ठीक है। ग्रीन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ग्रीन। तो अब देखो, रेड, ब्लू, ग्रीन, लाल, नीला और हरा। देखो लाल आ गया, ब्लू का मतलब नीला आ गया, और हरा का मतलब यहाँ पे ग्रीन का मतलब हरा आ गया। तो ये तीनों आ गया, तो इसलिए यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा 18 का डी। लेकिन जब द्वितीयक पूछा जाएगा ना आप लोगों से, द्वितीयक सेकेंडरी पूछा जाएगा द्वितीयक रंग, तो आपको याद रखना है बच्चे कि MCY, ठीक है ना। मैजेंटा, सियान और पीला। मैजेंटा कलर, सियान कलर और येलो मतलब पीला, ठीक है ना। ये द्वितीयक आपका हो जाएगा। जब आएगा क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, लेकिन प्राथमिक रंग पूछा जाता है आप लोगों से, तो याद रखना RBG प्राइमरी कलर होता है, रेड, ब्लू, ग्रीन। नेक्स्ट है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तारा जो टिमटिमाते हैं उसका क्या कारण है। वो सारे आप लोगों को जो कारण है ना इसका, वह है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसका है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है ये। वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल अपवर्तन नहीं होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। 19 का सी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो ये जो कारण बनता है ना, वो आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही इसका संभव हो पाता है कि 2 मिनट पूर्व ही हमको सूर्य जो है दिखाई देने लगती है सूर्योदय से लगभग, वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है। अगला है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश के किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन, 21 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं बच्चे कि 22 नंबर है कि वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है। देखिए वायुमंडल में जो है कौन सा वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है, तो सबसे ज़्यादा जो परिकीर्णन होती है ना, वो होता है, आपको याद रखना पड़ेगा ये सबसे ज़्यादा। यहाँ पे देख बच्चे, यहाँ से 2 प्रश्न बनता है आप लोगों को कि वायुमंडल में या फिर प्रकाश में कौन सा वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है, ठीक है ना। जब अधिकतम की बात आएगा तो आपको नीला बताना है, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम। जब न्यूनतम का बात आएगा तो आपको लाल बताना है। ये दोनों आपको याद रखना है, जब न्यूनतम होगा तो लाल, अधिकतम होगा तो नीला। इसलिए हम लोग को आकाश का जो रंग होता है ना, वो नीला दिखाई देता है, वो परिकीर्णन के कारण ही, क्योंकि नीला रंग का परिकीर्णन जो है सबसे अधिक होती है, ठीक है, परिकीर्णन वायुमंडल में। तो नीला यहाँ पे हो जाएगी अधिकतम, तो यहाँ पे 22 का बी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करते हैं। तो वो आपको याद हो जाएगी यहाँ पे नीला। क्या हो जाएगा, नीला। ऑप्शन नंबर 23 का डी। 24 है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य की जब बात आएगी ना, तरंगदैर्घ्य की, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, इसको याद रखने के लिए आपको लाल का सबसे ज़्यादा होता है तरंगदैर्घ्य, सबसे ज़्यादा, ठीक है। और जो देखो तरंगदैर्घ्य जो होता है ना, वो झुकाव का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब लाल सबसे कम झुकता है तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। बैंगनी सबसे ज़्यादा झुकता है तो बैंगनी का सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 24 का क्या होगा, सी हो जाएगी, जो लाल रंग का होता है। चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर की चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर खड़ा हो जाएगा ना, तो वहाँ पे वायुमंडल तो है ही नहीं, वायुमंडल नहीं है, तो जो आकाश दिखाई देगा वहाँ से वो काला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, काला।
सब चीज़ काला उसको दिखाई देगा, ठीक है। 25 का डी। अगला है 26 नंबर कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकीर्णन को कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, आपको याद रखना है, टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। 26 का ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं 27 नंबर कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि लाल रंग का होता है। 27 का बी करेक्ट हो जाएगी। 28 है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है प्रतीत होता है वो काला प्रतीत होता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, भाभी जी घर पे है, ऑप्शन नंबर 28 का यहाँ पे बी। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में कितने प्रश्न किए हैं? 1 से लेकर 28 तक, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और इस चैप्टर से मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो आप लोग ऊपर में देख रहे हो हेडिंग, ये चैप्टर आप लोगों का यहाँ पे ख़त्म होता है ऑब्जेक्टिव का। इसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, मॉडल सेट प्रश्न को सोल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट हो गया होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को, ठीक है।